तरह के दृश्य हमको काठमांडू और नेपाल के बाकी हिस्सों से देखने को मिले। आपका तो नेपाल काफ़ी आना जाना रहा है, तो क्या वाकई में वहाँ के लोगों के मन में इतना गुस्सा, नाराज़गी, फ्रस्ट्रेशन था कि वो महज एक सोशल मीडिया ऐप बंद हो जाने की वजह से इतनी बड़ी खूनी क्रांति का इतिहास रच दिया जाएगा कि वहाँ की पूरी सरकार 18 घंटे में तबाह बर्बाद हो गई? देखिए, जब जब राजनेताओं पर से किसी देश की जनता का विश्वास उठ जाएगा तब तब ऐसी ऐसी तस्वीरें और दुर्लभ घटनाएं देखने को मिलेंगी। ये अब वो ज़माने नहीं हैं जब संचार के साधन ऐसे नहीं होते थे, लोगों को इकट्ठा करना पड़ता था। अब लोग एक दूसरे से संचार के द्वारा जुड़े हैं, सोशल मीडिया के द्वारा। दुग्गल साहब ने जो बात कही वो बात बहुत बड़ी है कि कोई एक निर्णय आपका कितना घातक स्वरूप ले सकता है, वो नेपाल में देखने को मिला है। ये भारत के आसपास के जितने देश हैं, ये नेपाल ऐसा 5वां देश कहा जाए जिसमें यह तख्ता पलट हुआ है। और राजनेताओं के खिलाफ, इसको आप चाहे विद्रोह कहिए, क्रांति कहिए, भ्रष्टाचार के खिलाफ कहिए, बेरोजगार जनता की आवाज कहिए, जिसको जो मानना हो वो माने, लेकिन लोकतंत्र के नाम पर लोगों के ऊपर गोलियां चलाना, भीड़ के ऊपर लाठियां चलाना, तानाशाही करना, ये ठीक बात नहीं है। जनाक्रोश की भावना, जनाक्रोश को समझना होगा कि आखिर वो क्या चाहती है, और जब आप उसको नहीं समझ पाएंगे, विचार बेकाबू हो जाएंगे, तो तख्ता पलट होगा ही। जो 4 बार का प्रधानमंत्री था ओली, उसने नेपाल को बर्बाद कर दिया। आज नेपाल को आर्थिक रूप से कितना पीछे कर दिया ओली ने, ये आने वाला वक्त बताएगा। देखिए, राजनेता भ्रष्टाचार में लिप्त हो, जनता को भाषण दें, आदर्श वाक्य सुनाएं, और जनता कब तक इसको बर्दाश्त करेगी? नेपाल कई पीढ़ियों पीछे चला गया, लेकिन आज उसने एक ऐसे तानाशाह टाइप के नेता से मुक्ति पाई है जो बार बार लंगड़ी सरकार का मुखिया बनकर देश को चीन से निकटता बढ़ाने का खामियाजा भुगतने के लिए छोड़ गया है। ब्रजेश जी, हम लोग नेपाल से बहुत सटे इलाके से हैं। 100 रुपया में गोल्ड स्टार के जूता भारत के पूर्वांचल के इलाके में घर घर में पहना जाता है। उत्तर प्रदेश में जब हम लोग छोटे थे तो नेपाल से जूता आता था 100 रुपया का, और नेपाल ही एक ऐसा देश था जो बॉर्डर खुला था। अगर हम विदेश कभी सबसे पहले गए तो नेपाल गए, उसको विदेश अब लोग नहीं मानते हैं जी। और नेपाल में घूमना, सैर सपाटा करना और कुछ खरीदारी करना, गर्म कपड़े कंबल खरीदना सस्ता था। ये सब वहाँ से लोग ये सब लेके आते थे और पूरे मोहल्ले में उसको पहन के दिखाते थे, चर्चा होती थी। नेपाल में एक कहावत चलने लगी कि सूरज अस्त नेपाल मस्त। वहाँ एक ही दुकान पे आपको खाना भी मिलेगा, शराब भी मिलेगी और डिस्को डांस भी मिलेगा। तो नेपाल एक शाम को एक सुनहरी दुनिया में खो जाने वाले देश के तौर पर उसकी एक पहचान बनती रही। लेकिन उस नेपाल को न कभी अंग्रेज कब्जा कर पाए, न मुगल कब्जा कर पाए, जिस नेपाल पर चीन ने अपनी दोस्ताना बढ़ा दी। जो नेपाल में जहाँ पर बहुत सारे लोग इधर जाते हैं, भैरवा के पास जाते हैं, पोखरा जाते हैं। पोखरा में एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना है जो चाइना के पैसे से बना है, और चाइना ने उस इंटरनेशनल एयरपोर्ट को बहुत भव्य तरीके से बनाया है पोखरा में। मतलब चाइनीज इन्फ्लुएंस आपके मुताबिक नेपाल पर काफी बढ़ गया है? हाँ, काफी ज्यादा है। और एक 75 वर्षीय बुढ़े ने नेपाल को बर्बाद कर दिया, आप ये कह सकते हैं। उसकी सनक ने जो भारत को चिढ़ाता था, भारत को अपना दुश्मन बताता था, नेपाल की जनता ने भारत को हमेशा प्रेम दिया, भारत के लिए बॉर्डर खोले रखे। हिंदुस्तान के लोगों ने भी नेपाल के लोगों से हमेशा प्रेम किया, हिंदी नेपाली भाई भाई का नारा दिया जी। लेकिन जब राजनेता जहर घोलने पे आमादा हो जाए तो वो देश बर्बाद होता ही है।
वैसे कंक्लूड करें वीरेन जी। ओली ने जिस तरह से चीन के आगे घुटने टेके, उससे ये हस्र होना ही था। और अफगानिस्तान में तब पहला तख्ता पलट हम लोगों ने देखा, फिर उसके बाद श्रीलंका में देखा, फिर अभी बांग्लादेश में कुछ दिन पहले देखा था, और अब नेपाल में देख रहे हैं। हमारा भारत एक ऐसा देश रहा है जिसको आप ये कह सकते हैं कि भारत में भी बहुत क्रांतियां हुई हैं और अंग्रेजों के खिलाफ हुई हैं, लेकिन हमने हमेशा इंसाफ की लड़ाई लड़ी है। हमारे देश के नेताओं ने उच्च कोर्ट का आदर्श प्रस्तुत किया है। इस देश को आजाद कराने में जी उनका चरित्र हमेशा उत्तम रहा है, ब्लैकमेलिंग का धंधा नहीं रहा है। लेकिन जब किसी देश का राजनेता शीर्ष व्यक्ति भ्रष्ट हो जाएगा तो वहां की जनता के पास विद्रोह के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता है। भगत सिंह का एक बहुत बड़ा उदाहरण है, आज वो आपके सामने रखता हूं। इस समय याद आता है, वो भारत नहीं पूरे दुनिया पर लागू होता है। सुनिएगा कि लिख रहा हूं मैं अंजाम जिसका कल आगाज आएगा, और मेरे लहू का हर एक कतरा इंकलाब लाएगा। मैं रहूं या ना रहूं, पर यह वादा है तुमसे मेरा कि मेरे बाद वतन पर मिटने वालों का एक सैलाब आएगा। बहुत शुक्रिया वीरेन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शायद वो सैलाब ही था जिसने एक